हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम आ गए हैं लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में। तो दिया हुआ है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लेके, और बहुत ज्यादा इंतजार था। काफी सारे बच्चे मुझे मैसेज डाल रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर बायोलॉजी रह गया, बायोलॉजी रह गया। सो बायोलॉजी में हम आ चुके हैं और ऐसा वीडियो आज बनाऊंगा ना। देखो, लाइफ प्रोसेसेस मतलब पूरी ह्यूमन एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी, प्लांट की एनाटॉमी है। एनाटॉमी मतलब उसके बारे में स्टडी है, उसके बारे में डीप स्टडी है। बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इतना शानदार लेक्चर लूंगा ना कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो कोई कवर नहीं करता है, वो कौन कवर करता है? द कॉन्सेप्ट गुरु कवर करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आज का लेक्चर आपने पूरा देखा तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपके जो क्लासरूम सेशंस होते हैं या फिर आपके ट्यूशन के सेशंस होते हैं, उनमें और द कॉन्सेप्ट गुरु के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, पढ़ाने के तरीके में और चीजों को कवर करने के तरीके में, जो टॉपिक्स है उनको किस तरीके से कवर किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे कवर करते हैं हम सिखाएंगे आपको द कॉन्सेप्ट गुरु में, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट जुड़ा रहे, कभी भी चूक ना हो जाए। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार आप इस चैनल में आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब आवर वीडियो। हम वीडियोस डालते हैं रिलेटेड टू मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर क्लास 9th एंड 10th स्पेसिफिकली। साथ ही साथ सॉल्व करते हैं डाउट्स ऑफ क्लास 8, 7, 6। और अगर आपको भी कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। बहुत मेहनत करता हूं मैं ये सब चीजें बनाने के लिए। एक एक मिनट टाइम निकालना पड़ता है और याद रखना पड़ता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो बच्चे को समझना है या मुझसे चूक हो जाए, मैं समझाना भूल जाऊं आपको। तो सब कुछ ध्यान में रख के ये लेक्चर में लेके आता हूं आपके लिए। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। आपके एक लाइक से मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, एक एनकरेजमेंट मिलता है कि यस देयर आर पीपल हु आर कंसर्न, और वो जानते हैं कि क्या फर्क है कॉन्सेप्ट गुरु में और बाकी के कोचिंग क्लासेस और स्कूल की पढ़ाई में। तो गाइस, लाइफ प्रोसेसेस शुरू करूं उसके पहले हम देखो, मेरा फंडा बिल्कुल सिंपल है कि लाइफ प्रोसेसेस हो या कोई भी मल्टी चैप्टर होने दो, पहले हमें चैप्टर का बेसिक टाइटल अच्छे से समझना है, क्योंकि हर चीज को समझने से ही शुरुआत होगी। तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है, मैंने पढ़ लिया, पहले ही आता है, दूसरा ही आता है, पर क्या आपने लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है उसको जानने की कोशिश की? व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? तो देखो, लाइफ को चालू रखने के लिए, टू कंटिन्यू द लाइफ, जो बेसिक प्रोसेसेस होती हैं वो सारी की सारी प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। सर, लाइफ को प्रोसेस रखने के लिए क्या चाहिए? भैया, इंजेक्शन करना है, मतलब कि खाना खाना है, उसके बाद डाइजेशन होने वाला है, एसिमिलेशन होने वाला है, रेस्पिरेशन है, सांस ले रहे हो तो रेस्पिरेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस आप करोगे तभी आप जीवित रहोगे। यू विल बी अलाइव देन ओनली। द प्रोसेसेस, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दैट वी डू इन आवर डे टू डे लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। बड़ा सिंपल सा इसका है सर, सिर्फ ह्यूमन के लिए एप्लीकेबल है? नहीं भैया, प्लांट्स के लिए भी एप्लीकेबल है और साथ ही साथ एनिमल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। वैसे ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो एनिमल, अगर नहीं पता है तो पता कर लेना। आप और मैं, हम सब जानवर हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस को स्टार्ट करते हैं। और लाइफ प्रोसेसेस में देखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मैं जाऊंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक जाऊंगा, और मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा। इन केस अगर ऐसा हो जाए कि कुछ छूट जाए, आपको लगता है कि ये वाला पर्सनली पार्ट रह गया या आपको कुछ डाउट है, तो यू कैन गेट बैक टू मी एनी टाइम। एक कमेंट करो एंड आई विल राइट देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट इन योर डाउट। और जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉर्ट आउट करके आपको दूंगा ही दूंगा। तो हैविंग सेड दैट, लेट अस स्टार्ट विद द लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर और देख लेते हैं कि इसमें पहला टॉपिक क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में आप, मुझे पता है कि प्रीवियस क्लासेस में आपने काफी कुछ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था, वो याद है ना? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फिर क्या था, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये सारे न्यूट्रिशन थे, छोटी क्लास में पढ़ते थे। तो अब मैं आपको डिटेल में ये बता दूंगा और इससे जुड़े हुए जो न्यूट्रिशन के पार्ट्स हैं, जैसे जैसे आपकी बुक में कवर होंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा। कॉन्सेप्ट गुरु में पढ़ने का एक फायदा जो आपको होगा वो ये है कि
एक एक टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में आने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा। जिस दिन आएंगे वो क्वेश्चन आप बोलोगे सर ने ये बोला था, एग्जैक्टली यही आ गया। तो न्यूट्रिशन के बारे में स्टार्ट कर देते हैं। और फर्स्ट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज, जो यहां पे दिया हुआ है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आई नो आप सबको पता ही है, बट फिर भी बता देता हूं कि जो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है मतलब कि वो प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। तो द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। तो ओन फूड प्रिपेयर कर रहा है जैसे कि प्लांट, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सर प्लांट के अलावा भी कोई होते हैं क्या जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं? हाँ, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, वो सब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगे। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में देखो फर्स्ट स्लाइड में आपके पेज में क्या दिया हुआ है, आप में एक लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लीफ का डायग्राम है, आप साथ साथ में देखते जाओ। तो लीफ का जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें लीफ के बारे में बताया हुआ है और वो किस तरीके से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करता है प्लांट, उसके बारे में आपको समझाया गया है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की शुरुआत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, जो बचपन से आप पढ़ते ही आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, प्लांट जो है अपना फूड खुद बना रहा है। उसको किस चीज की जरूरत पड़ रही है, प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, देखो छोटी क्लासेस की बातें जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज उसको सनलाइट चाहिए है, साथ ही साथ वाटर चाहिए है, साथ ही साथ एयर चाहिए है। तो ये सारी चीजें बहुत इसेंशियल हैं प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या क्या हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और ऑक्सीजन हो गई, मतलब एयर हो गई, और साथ ही साथ और क्या हो गया, क्लोरोफिल। मतलब कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो भी चाहिए है। और साथ ही साथ चाहिए हमें सनलाइट, क्योंकि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम ही क्लोरोफिल करने वाला है। तो सनलाइट अवेलेबल है पर क्लोरोफिल है ही नहीं, तो एब्जॉर्ब कौन करेगा सनलाइट को, इसलिए ये सारी चीजें चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूं क्या क्या चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपको सनलाइट चाहिए, फिर क्या चाहिए, उसको एब्जॉर्ब करने वाला क्लोरोफिल चाहिए, फिर क्या चाहिए है, एयर चाहिए है। एयर के अंदर क्या बेसिकली वो लेने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला है। और क्या चाहिए, सॉइल चाहिए न्यूट्रिशन को पिकअप करने के लिए। साथ ही साथ क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ये सारी चीजों को रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, प्लांट अपना खाना बना रहा है और वो खाना बना रहा है, वो फूड किस फॉर्म में बना रहा है, वो फूड बना रहा है वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में अपना फूड बनाता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं सर, पता ही है, न्यूट्रिशन होता है, सिंपल शुगर्स होते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल शुगर का फॉर्मेट है। और फिर ये क्या करता है पता है आपको, ये कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। ये कहां पे होता है प्रोसेस, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट कहां पे होता है, लीफ के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब क्या होता है, केमिकल। तो चलो लॉजिकली शुरू से देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हो रही है प्रोसेस। सबसे पहले क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, लीफ एब्जॉर्ब कर रही है। लीफ में कहां पे एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। वो क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है केमिकल रिएक्शन को, जिसमें लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी में। फिर क्या हो रहा है, फिर रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। किसमें हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स में हो रहा है। ये कौन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट कर रहा है। कहां पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो रहा है। तो देखो रिडक्शन प्रोसेस हो गई जिसमें से कार्बोहाइड्रेट्स बन गए। चलो इसकी केमिकल रिएक्शन आपको बता देता हूं जल्दी से, बहुत फेमस केमिकल रिएक्शन है। कभी भी ये आ जाए ना तो एक्सक्लूसिवली ये केमिकल रिएक्शन लिख के ही आ जाना, ऐसा नहीं बोलना सर पूछा ही नहीं था तो मैंने तो लिखा नहीं। अरे भैया आपको लिखना है, वो पूछे ना पूछे, कभी भी केमिकल रिएक्शन, सपोर्टिंग केमिकल रिएक्शन आ जाए तो लिख देना। ये एक टिप है जो कॉन्सेप्ट गुरु में मैं आपको दे रहा हूं, ये टिप बहुत काम में आएगी। आपसे पूछे ना पूछे, अगर आपको केमिकल रिएक्शन सपोर्टिंग टॉपिक की आती है अच्छे से तो लिख देना। अगर डाउट है तो भैया नहीं लिखना, गलत लिखने से अच्छा ना लिखना होता है। तो रिएक्शन चलो जल्दी से देख लेते हैं। उसमें क्या होने वाला है,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। 6CO2 + 6H2O बैलेंसिंग करके दे रहा हूं आपको, और अगर आपको खुद को करनी है तो आप खुद भी कर सकते हैं बैलेंसिंग। तो पहले आपको बेसिक इक्वेशन बता देता हूं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होने वाला है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, दोनों चीजें चाहिए। सनलाइट आएगी, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर रिडक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होना चालू हो जाएगी। किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, मतलब लाइट एनर्जी का कन्वर्जन शुरू हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। तो जल्दी से देख लेते हैं प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सिंपल ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज की इक्वेशन क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज की इक्वेशन है। तो ग्लूकोज मिल जाएगा, उसके साथ साथ क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिल जाएगी, O2। तो मैंने आपको केमिकल इक्वेशन बता दी। मैंने ये बता दिया कि रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसमें हो रहा है, सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहां पे स्टोर होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स शुगर के फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब एक और केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे सिंपल शुगर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। कहां पे स्टोर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर हो रहा है, लीफ के अंदर स्टोर हो रहा है, ये बात याद रखना। तो ये सारी प्रोसेसेस इनिशिएट हो रही हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही। और क्लोरोफिल का काम क्या हो रहा है, क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और इनिशिएट किया कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब चलो एक बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टिप भी दे देता हूं। तो देखो, ये डायग्राम आप देख लो ध्यान से। ये जो डायग्राम है ना, ये टीचर्स का जो पेपर सेटर्स है उनका हॉट फेवरेट डायग्राम है भैया। A to Z सब लेवलिंग वगैरह सब देख लेना, मिडरिप कहां आ रहा है, लैमिना कहां आ रहा है, ये सब पूछ लेते हैं। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा इजी है, इसमें क्या है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। आप मेरी बात का यकीन करो, नहीं तो अब तो हम गूगल की एज में है ना, तो गूगल कर लो कि कितनी बार ये पर्टिकुलर डायग्राम पूछा गया है बोर्ड में। या तो पूरा डायग्राम बनाओ या फिर लेबलिंग के लिए पूछो, पर ये पूछते जरूर है। तो इस सारा का सारा एक बार स्ट्रक्चर देख लेना और ये डायग्राम को थॉरोली याद कर लेना। दिस विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम, आई गारंटी यू ऑन दिस। और सर ये लीफ का डायग्राम भी पूछते हैं क्या, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ दिया हुआ है, डेफिनेटली ये पूछते हैं। अपर एपिडर्मिस क्या है, लोअर एपिडर्मिस क्या है, वैक्सीक्यूटिकल कहां होती है, वैक्सीक्यूटिकल का क्या काम होता है। चलो इतनी नॉलेज तो हमें होगी प्रीवियस क्लासेस से कि जो वैक्सीक्यूटिकल है, अपर लेयर जो है ना वो वैक्सी होती है, जो लीफ होती है उसकी वो वैक्सी लेयर होती है। जनरली क्यों होती है आप सोचो और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों वो वैक्सी लेयर होती है। कोई क्या खा तो नहीं जाता है उसको, लीफ को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती है, वैक्सी लेयर क्यों होती है, वैक्स से क्या सिग्निफिकेंस है, वैक्स का लीफ के ऊपर क्यों होनी चाहिए, और क्या क्या है उसमें, स्टोमेटा है, गार्ड सेल्स हैं। तो स्टोमेटास आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स है देखो इस तरीके के होते हैं, बीन शेप के होते हैं, ये स्टोमेटा होते हैं, ठीक है ना। तो स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या कर रहे हैं, ओपन और क्लोज हो रहे हैं। ये देखो ये इसके ऊपर एक वाटर जो है ना इसकी सरफेस पे टर्जिड प्रेशर लगाता है, मतलब पानी भर जाता है। एक इस गार्ड साइड में भर जाता है, इस साइड में भर जाता है। अब ध्यान से देखना, जैसे पानी भरेगा तो ये पोर्शन भारी हो जाएगा, ये भी भारी हो जाएगा। तो देखो स्टोमेटा ऐसे ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया स्टोमेटा। अब क्या होगा, स्टोमेटा का पानी जो है वो रिलीज हो जाएगा, एक्सेस वाटर रिलीज हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिलीज होगा तो इसके वेट जो है वो कम होता जाएगा, टर्जिड प्रेशर कम होता जाएगा। ये देखो ये फ्लैटन हो रहा है, ये फ्लैसेड हो गया। तो ये फ्लैसेड हो गया मतलब स्टोमेटा बंद हो जाएगा, ओपन और क्लोज हुआ। तो जब ओपन हुआ तो प्लांट जो है, नेचर जो है, इट इज वेरी इंटेलिजेंट। फटाफट उसने ओपन में हुआ तो उसने सनलाइट अपने अंदर ले ली, सनलाइट को ट्रैप कर लिया। एक बार अंदर तो आ गई पर बाहर अपनी मर्जी से नहीं जा पा रही है, ट्रैप हो गई सनलाइट। किसने कर लिया, क्लोरोप्लास्ट ने कर दिया। और साथ ही साथ क्या हुआ, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ने वाली है। और रिलीज क्या हो गया, ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो गई। तो हम सब ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो इसी प्रोसेस से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। और साथ साथ में क्या हो गया, मैंने अभी अभी बताया था, वाटर वेपर्स भी रिलीज हो गए, हवा में, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स रिलीज हो गए। तो इस तरीके से ये स्टोमेटा ओपन क्लोज हुआ। देखो ये डायग्राम है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा, वैक्सीक्यूटिकल, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं विथ लेबलिंग या इनका सिग्निफिकेंस। अगर आपको अभी तक नहीं आता है तो अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी कोई डाउट होता है काइंडली लेट मी नो, मैं आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही बैठा हूं द कॉन्सेप्ट गुरु में।
तो चलो, आई होप अब तक आप लोगों को एक क्लैरिटी आ गई होगी कि ये क्या मैकेनिज्म है। देखो, हमेशा बोलता हूं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपको क्या करना है, एक मैकेनिज्म को समझ लेना है, नेचुरली समझ लेना है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। उसके मैकेनिकल फंक्शन को समझ के सपोर्टिंग जो भी टर्मिनोलॉजीज है, वर्ड्स है, जो भी आप पढ़ते हैं वो आप याद रखो, कीवर्ड्स को याद रखो और अपनी भाषा में उसको लिख दो। बट डोंट मिस एनी कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी इंग्लिश जो है, सर मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, आई कैन नॉट राइट कंफर्टेबली, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश। तो अगर आप ऐसे पोजीशन में हैं जहां आपकी इंग्लिश कमजोर है, काइंडली रिमेंबर द कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स A to Z रिमेंबर रखने हैं एंड एज पर द टॉपिक उनको इंप्लीमेंट करते जाना है। बट मैकेनिज्म आपको सारा समझ लेना है, बिकॉज मैकेनिज्म इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर नॉलेज। तो नॉलेज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड जो है वो एग्जाम में लिख के आना है। नॉलेज बढ़ेगी तो एग्जाम में अपने आप लिख के आ सकते हो, कीवर्ड्स में चूकना नहीं। तो अब हम एक्टिविटी 5.1 करने वाले हैं, जिसमें हम ये करने वाले हैं कि हम दो पॉटेड प्लांट्स को लेने वाले हैं जिनकी वेरीगेटेड लीव्स होती हैं। व्हाट इज वेरीगेटेड लीव्स? तो ऐसी लीव्स जिसमें कहीं कहीं पे क्लोरोफिल होता है, कहीं पे ग्रीन पार्ट, कहीं पे नॉन ग्रीन पार्ट होता है, मिक्सचर होता है। इस तरीके की लीव्स को वेरीगेटेड लीव्स बोला जाता है। जैसे हम सब ने मनी प्लांट देखा ही हुआ है, मनी प्लांट तो हम जानते ही हैं। साथ ही में एक और प्लांट है, आपकी बुक में एग्जांपल दिया, उसका नाम है क्रोटॉन। तो वो भी आप देख लो कि किस तरीके से दिखता है। बट दोनों ही प्लांट की कैसी लीव्स होती हैं? वेरीगेटेड लीव्स होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर हमने इसमें वेरीगेटेड लीव ही क्यों ली है? क्यों हमने टोटल पूरी जो ग्रीन लीव होती है ना, जैसे नीम के पत्ते की होती है, मैंगो की होती है, ये पूरी ग्रीन लीव्स है, ऐसी क्यों नहीं ले ली? वेरीगेटेड लीव्स ही क्यों ली हैं, जैसे कि मनी प्लांट की लीव क्यों ली है? क्योंकि हम ये बताने वाले हैं कि जो ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव है ना, जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाला है। जो नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट है वो पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। इसलिए हमें लीफ भी ऐसी लेनी पड़ी जिसमें ग्रीन पार्ट भी अवेलेबल है, नॉन ग्रीन पार्ट भी अवेलेबल है। ऐसी लीव को ही वेरीगेटेड लीव बोलते हैं। तो अब आपको ये क्लियरिटी आ गई होगी। तो हमेशा पढ़ना है ना, तो हमेशा आपको ये पूछना है खुद से कि क्यों ऐसा होता है। आपको ये वाई जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप साइंस पढ़ने बैठ जाते हो ना, आपके मन में ये आना ही चाहिए कि वाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमने क्या ले लिया है, दो पॉटेड प्लांट्स ले लिया, उसके अंदर हमने क्या ले लिया है, वेरीगेटेड लीव्स ले लिया। अब इन पॉटेड प्लांट्स को हम एक डार्क रूम में रखने वाले हैं। कहां पे रखने वाले हैं? डार्क रूम में रखने वाले हैं। कितने टाइम के लिए रखने वाले हैं? कम से कम 3 डेज के लिए रखने वाले हैं। अरे भाई 3 डेज में अगर डार्क रूम में रख दिया तो क्यों आप डार्क रूम में रख रहे हो? क्योंकि हम चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो पाए, नहीं ना हो पाए। और इससे जो पहले से प्रेजेंट उसके अंदर जो ग्रीन पार्ट है ना कभी तो उसने फोटोसिंथेसिस की ही थी। तो जो ग्रीन पार्ट है उसके अंदर स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर है। तो 3 दिन में वो क्या करने वाला है प्लांट, वो जो स्टार्च उसके पास प्रेजेंट है ना, उसको पूरा यूटिलाइज कर लेने वाला है। मतलब उसको फोटोसिंथेसिस करने का मौका तो नहीं मिल रहा है। सपोज एक आपको एग्जांपल देता हूं, आपके घर में आपके मम्मी पापा 2-3 दिन के लिए बाहर चले गए और नया खाना नहीं बन रहा है, तो आप क्या करने वाले हो? या तो आप बाहर से मंगा लेने वाले हो, तो आप स्टोर्ड फूड को यूज करने वाले हो। अदरवाइज तो जो फ्रीजर में रखा है ना, फ्रीजर खोल के जो सामान पड़ा हुआ है ना, एक सामान निपटाने वाले हो, मुझे पता है बात। तो ऐसा ही कुछ प्लांट कर रहा है, उसको 3 दिन तक जो है मौका ही नहीं मिल रहा है नया फूड बनाने का, फोटोसिंथेसिस करने का। तो वो क्या कर रहा है, वो जो ऑलरेडी उसके अंदर पहले से जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको यूज कर ले रहा है। इसको हम डी स्टार्चिंग बोलते हैं। तो पहली प्रोसेस क्या होने वाली है? डी स्टार्चिंग होने वाली है। 3 दिन तक डी स्टार्च होएगा वो, मतलब पूरे स्टार्च को वो यूटिलाइज कर लेगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद भैया ऑब्वियसली अब प्लांट को तुम 3 दिन से भी ज्यादा तक रख दोगे ना, तो कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा कि वो पूरी तरीके से मर जाएगा। तो 3 दिन के बाद बाहर निकाल लेना प्रभु। बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसको फिर से 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रख देना है। बढ़िया सनलाइट हो, वहां पे चमचमाती सनलाइट में आपको प्लांट को रख देना है। ऐसा करने से क्या होगा, वो वापस से फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा। और फिर क्या करना है, एक पत्ती तोड़ लेनी है उसमें से, ठीक है, और वो पत्ती को है ना मार्क कर देना है। जो उसका
ग्रीन वाला पैच था वो मार्क कर देना है आपको। तो एक वो पेपर ले लेना जो ट्रेसिंग पेपर होता है ना, उसमें आप देख लेना पत्ती में कहां कहां ग्रीन पैचेस हैं, वो ग्रीन पैचेस को आप मार्क कर देना, ठीक है ना। तो मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, ये मार्किंग क्यों की गई है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कहां कहां ग्रीन पैचेस थे, क्योंकि वही ग्रीन पैच ये बताएंगे कि यहां पे फूड बना है और नॉन ग्रीन पैच में फूड बना नहीं है। सर वो कैसे पता चलेगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी, पर अभी आप इतना समझ लो कि आपको मार्किंग करनी है, ट्रेसिंग पेपर लेना है और मार्क कर देना है वो एरिया जहां पे उसके ग्रीन पैचेस है और वो एरिया जहां पे ग्रीन पैचेस नहीं है। अब क्या होगा आगे, अब हम क्या करने वाले हैं, अभी आपने ट्रेसिंग कर दिया, आपको पता चल गया कि ये पत्ती थी, इस पत्ती में लेफ्ट साइड में इस कॉर्नर में ऊपर नीचे जहां भी है वहां वहां ग्रीन पैचेस थे और जहां जहां ग्रीन पैचेस नहीं थे, नॉन ग्रीन पैचेस थे, वो भी पता चल गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस लीफ को लेना है और उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन उठने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मैंने बोला ना कि कॉन्सेप्ट गुरु की क्लास में और बाकी क्लासेस में क्या फर्क है, कि जो एकदम ही जेन्युइन क्वेश्चन है, जो एक लेमैन के माइंड में आते हैं, वो क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है मैं उनको डिस्कस करता हूं और साथ ही साथ बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए एक क्वेश्चन है, चलो आप लोगों के माइंड में आया कि नहीं आया आप मुझे बताना। अगर आया था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हमने भी ये सोचा था। मैं होता ना एज ए स्टूडेंट तो मैं पता है क्या पूछता अपने सर से, सर अगर हमें यही पता लगाना था कि कहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है कहां नहीं हो रही है, हमारे पास ऑलरेडी वेरीगेटेड लीफ थी, तो वेरीगेटेड लीफ में जो ग्रीन पार्ट था उसमें ऑलरेडी स्टार्च प्रेजेंट था, तो हम डायरेक्टली पता लगा लेते ना, हमने उसको डी स्टार्च किया ही क्यों, और डी स्टार्च करने के बाद फिर से हम फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं ताकि वो फिर से फूड बनाए। तो जब पहले से ही बना बनाया फूड था तो उसको हमने डी स्टार्च क्यों किया। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया है तो मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर, और मुझे ये बताना कि क्या आपकी ये सेम क्वेश्चन आपके स्कूल में या ट्यूशन क्लासेस में डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ था। हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, होना चाहिए, समझे। तो देखो क्यों हम ऐसा करने जा रहे हैं ना, क्योंकि हमें नया स्टार्च चाहिए है, पुराना जो पहले से प्रेजेंट है वो तो ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस करके बैठा हुआ है, तो हम नया स्टार्च प्रोड्यूस हुआ और वो स्टार्च को हम बताएंगे कि ये भैया ये जगह पे स्टार्च था। स्टार्च का मतलब क्या, प्लांट ने अपना फूड बनाया था, तो इस जगह पे फूड बनाया था, वो हम कैसे बताएंगे। आप बोलोगे कि भैया पहले से ही सर स्टार्च था ना, उसमें स्टार्च तो था पहले से, पर हम नहीं चाहते हैं कि वो पहले से रहे, हम चाहते हैं कि फ्रेश स्टार्च प्लांट प्रिपेयर करे, मतलब फूड प्रिपेयर करे बाय फोटोसिंथेसिस। दैट इज वाई हमने क्या किया, पहले डी स्टार्चिंग की। डी स्टार्चिंग करने के बाद मतलब कि देखो कहने की बात यह है कि तुम जो है ना एक टेस्ट दे रहे थे और तुम अपना सब मटेरियल लेके बैठे थे साथ में, कभी भी तुम उसे यूज कर सकते थे, चीटिंग हो सकती थी। तो जो इन्विजिलेटर आया उसने क्या बोला, उसने बोला कि सारे के सारे बच्चे है ना एक काम कर लो, सबसे पहले अपने जितने भी बैग कॉपी किताबें ना वो आगे रख दो और एकदम खुले बैठ जाओ, कुछ भी होना नहीं चाहिए तुम्हारे पास एक्सेप्ट फॉर द पेन पेंसिल, ये सब के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए ना, बस यही प्रोसेस किया हमने सारा स्टार्च पहले क्या कर दिया, डी स्टार्च कर दिया है, ताकि नए तरीके से जो स्टार्च बनेगा, नया जो पेपर लिखोगे उसी से चेक होगा कि क्या करके आए हो एग्जाम में। सिमिलरली नया जो स्टार्च बनेगा उससे ये पता चलेगा कि स्टार्च जो है कहां बना है, किस जगह पे बना है और फोटोसिंथेसिस कैसे हुई है, ग्रीन पार्ट में हुई है, नॉन ग्रीन में भी हो गई है, सब चीजें पता चल के आएंगी। तो अब क्या करना है, मार्किंग कर लिया टिश्यू पेपर पे, सॉरी ट्रेसिंग पेपर में मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बॉइलिंग वाटर में, बॉइल वाटर में है ना इसको डाल देना है, लीफ को 2-3 मिनट के लिए डाल देना है। दूसरा क्वेश्चन तुरंत आ जाता है, सर बॉइलिंग वाटर में क्यों डाल रहे हैं? बॉइलिंग वाटर में इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि लीफ जो है वो फर्दर और कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करे, उसके सेल्स डेड हो जाए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन करेगी। अब तो उसने कर लिया ना, 6 घंटे में जो केमिकल रिएक्शन करना था, फूड बनाना था, वो बना लिया। हम नहीं चाहते हैं कि वो परमानेंटली करते ही रहे, तो हम एक्सपेरिमेंट कब करने बैठेंगे, इसीलिए हमने उसको क्या किया, बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। बॉइलिंग वाटर में डालने से क्या हो गया, जो सेल्स थे वो डेड हो गए। डेड हो गए मतलब फर्दर और कोई भी केमिकल रिएक्शन अब वो नहीं करेगी। उसके बाद क्या करना है, उसको एल्कोहल में डिप कर देना है, ठीक है ना। एल्कोहल पता है ना, सबको पता होता है, मुझे पता है बात। तो एल्कोहल
अल्कोहल में उसको डिप कर देना है और अल्कोहल को भी बॉईल करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर आपने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, उससे सेल्स डेड हो गए, सेल्स डेड होने से वो फर्दर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेगी, पर ये अल्कोहल में डिप करने की क्या जरूरत थी? आपने अगर ये चैप्टर पढ़ लिया है और आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया है तो आपको एक अंदर से इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ाई हमेशा हाउ, व्हाई एंड व्हाट के साथ होती है। हमेशा याद रख लेना, स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली मैथ्स एंड साइंस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। सोशल वगैरह, हिस्ट्री वगैरह तो हम चलो हाउ, व्हाई एंड व्हाट नहीं भी करेंगे तो चल जाता है, पर इसमें नहीं चलता। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अल्कोहल में डिप कर दिया और अल्कोहल को गर्म भी किया, मतलब बॉईल भी किया। डायरेक्ट बॉईल नहीं करना, वो बहुत ही वोलेटाइल होता है, जल जाएगा तुरंत, तो उसको इनडायरेक्टली हम बॉईल करेंगे और उसमें हम लीफ को डाल देंगे। पता है ये क्या करेगा? जितना भी ग्रीन कलर वाला पार्ट था ना, जो आपने ट्रेस किया कि लीफ में इस जगह पे ग्रीन कलर पार्ट था, वो सारे ग्रीन कलर के पिगमेंट को, मतलब क्लोरोफिल को, ये अल्कोहल अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। बड़ी जबरदस्त इसमें डिसॉल्व करने की शक्ति होती है, सारा क्लोरोफिल निकाल लेगा बत्ती में से, और वो जो बीकर था जिसमें अल्कोहल रखा हुआ था वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। मतलब पूरा लीफ का जो क्लोरोफिल था वो निकल के बाहर आ जाएगा और अभी पेल येलो कलर की या येलो कलर की, एकदम हल्के येलो कलर की पत्ती बन जाएगी। मतलब उसमें कहीं भी आपको ग्रीन स्पॉट दिखेगा नहीं। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अल्कोहल सॉल्यूशन से भी लीफ को निकाल लेना है। जब वो पूरी तरीके से, देखो लीफ का कलर कैसा हो गया, लीफ का कलर हो गया पेल येलो, येलो कलर की, वो पेल येलो मतलब एकदम लाइट येलो कलर का हो गया। और सॉल्यूशन जो अल्कोहल था उसका कलर कैसा हो गया? वो सारा क्लोरोफिल निकल के अल्कोहल में तो गया है, तो वो सॉल्यूशन हो गया ग्रीन कलर का। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है ना? तो ये सब चीजें एक एक है ना, आपको एकदम कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट गुरु में मैं यही सिखाता हूं, रट्टे की जरूरत नहीं है। लॉजिकली चीजों को कनेक्ट कर लो। अगर ऐसा कर लिया तो इतना सारा टाइम बचेगा ना कि खेल कूदने का भी अच्छे से टाइम मिलेगा। मतलब तुम मुझे बाद में थैंक बोलोगे कि सर क्या तरीका बताया है। अगर लॉजिकली चीजों को माइंड में कनेक्ट कर लिया तो इतना सारा स्पेयर टाइम मिलेगा जिसमें आप खेल सकते हो, कूद सकते हो। मैं तो पर्सनली चाहता हूं कि बच्चा हमेशा खेले, कूदे, एंजॉय करे, क्योंकि इन सब चीजों से मेंटल डेवलपमेंट होता है, पढ़ने अकेले से नहीं होता है। तो अगर टाइम निकालना है इस बिजी जिंदगी में, बिजी लाइफ में, तो लॉजिकली चीजों को कनेक्ट करना सीखो। तो हम जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं और मैं आपको ये बताता हूं कि अब क्या करना है कि हमने अल्कोहल में से निकाल लिया, थोड़ा सा उसको थोड़ी देर सूखने देना है, मतलब अल्कोहल को रिजॉल्व कर देना है। उसके बाद उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डिप कर देना। अब जब आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करोगे तो आयोडीन और स्टार्च का रिएक्शन होता है और उससे ब्लू ब्लैक कलर जनरेट होता है, ठीक है ना? ब्लू ब्लैक कलर का रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ब्लू ब्लैक कलर का होता है। तो ऑब्वियसली स्टार्च कहां पे था? वो लीफ के अंदर था। जब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया था वो 6 घंटे में 6 आवर्स बाहर रखा था ना सनलाइट में, तो उसने स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर कर लिया था। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम वो जगह जहां जहां ट्रेस किया था ना तो वो ट्रेस वाली जगहों पे ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होने लगेगा। क्यों अपीयर होने लगेगा? क्योंकि अभी अभी हमने क्या किया कि अल्कोहल सॉल्यूशन से लीफ को निकाला और किस में डाल दिया? आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दिया। आयोडीन और स्टार्च जब कंबाइन होंगे केमिकली तो कैसा कलर प्रोड्यूस होगा? ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर। ब्लू मतलब डार्क ब्लू, एकदम ब्लैकिश जैसा कलर है ना, ऐसा प्रोड्यूस हो जाएगा। और हमारी जो लीफ है तो जहां जहां ग्रीन पार्ट था उस जगह पे ब्लू ब्लैक कलर दिखने लग जाएगा, जहां जहां नॉन ग्रीन पार्ट था वहां कुछ दिखेगा नहीं। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ग्रीन पार्ट की वजह से ही कार्बोहाइड्रेट्स बना, मतलब फूड बना, और फिर वो स्टोर किस फॉर्म में हो गया? स्टार्च के फॉर्म में हो गया। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? ग्रीन कलर का पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल था। उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्लोरोफिल। तो भैया इस एक्टिविटी का कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे? व्हाट कैन यू कंक्लूड? तो हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि जहां जहां ग्रीन पार्ट था, जहां जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट था, वहां वहां पे स्टार्च के फॉर्म में
फूड स्टोर हुआ, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ और स्टार्च के फॉर्म में क्या हुआ, स्टोर हुआ। और जहां पे नॉन ग्रीन पार्ट था, जहां क्लोरोफिल नहीं था, वहां पे फूड बना ही नहीं। समझे ना? तो ये इसका कंक्लूजन है। अच्छे से समझ लो इस कंक्लूजन को और एक सिंपल सी इंग्लिश की लाइन में इसको फ्रेम कर दो। तो इस तरीके से आपकी एक्टिविटी 5.1 पूरी हो गई। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है गार्ड सेल के बारे में। तो गार्ड सेल क्या होते हैं, देखो लीफ में मैंने अभी अभी आपको बताया ही था, फिर से बता देता हूं एक बार। तो देखो ये लीफ है, लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो है होल्स होते हैं। तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ये पोर्स है, ठीक है ना, बंद खुलते बंद होते हैं, ऐसे 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 इस तरीके से ये काम करते रहते हैं। तो अब ये खुलते हैं तो ये दो गार्ड सेल से बने होते हैं। किडनी होती है ना हमारी, उसके जैसे दिखते हैं, बीन शेप्ड होते हैं। तो अब ये देखो, ये इस कंडीशन को बोला जाता है फ्लैसिड। नमस्ते तो है ही, पर साथ साथ में फ्लैसिड बोला जाता है और इसको बोला जाता है टर्जिड। तो हम वो गार्ड सेल्स क्या हो रहे हैं, कभी टर्जिड हो रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं, फ्लैसिड हो रहे हैं, कभी टर्जिड हो रहे हैं, कभी फ्लैसिड हो रहे हैं। मतलब इस तरीके से स्टोमेटा ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, आपको आने ही चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, इंग्लिश अच्छी हो ना हो, just learn the keywords, technical words and frame the sentence accordingly. Do not miss any keyword, any technical word आपको मिस नहीं करना है। turgid, flaccid दोनों टेक्निकल वर्ड्स हैं, आपको यूज करना है whenever you are explaining the function of stomata और guard cells। तो देखो इनके अंदर पानी भरता है, पानी जब प्लांट पानी खींचता है ना नीचे से, तो धीरे धीरे वो क्या है, वाटर मिनरल्स वगैरह को लेके जो है इन गार्ड सेल्स में भी भरने लग जाता है। और ऑब्वियसली पानी भरेगा तो इनका वेट क्या है, बढ़ने लग जाएगा। अब किसी चीज का वेट बढ़ेगा ना तो वो झुकने लग जाएगी, ठीक है। तो देखो ये देखो, लेफ्ट वाले में भी बढ़ रहा है, राइट वाले में भी पानी भरता जा रहा है और ये ओपन होता जा रहा है। फिर क्या होगा, ये वेपर्स के फॉर्म में एक्सेस वाटर निकल जाएगा। जैसे आप टॉयलेट जाते हो, अगर आपकी बॉडी में पानी ज्यादा हो जाता है तो वो कैसे निकलता है, स्वेट के थ्रू निकलता है, यूरिन के थ्रू निकलता है। सिमिलरली यहां पे क्या हो रहा है, ये देखो वेपर्स के फॉर्म में निकल रहा है। जैसे ही वो निकल जाएगा ना, ये फिर से लाइट हो जाएगा। लाइट हो जाएगा तो वापिस क्या होने लगेगा, फ्लैसिड होने लगेगा। ये हो रहा है, फ्लैसिड हो रहा है। और अल्टीमेटली ये फिर से क्या हो जाएगा, क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। पहले क्या था, ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। ओपन और क्लोज होने से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है। ये जो ऑक्सीजन भी हम ले रहे हैं ना, ये भी इस प्रोसेस की बदौलत ही हम ले रहे हैं। अगर ये प्रोसेस ही नहीं होती तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमेशा प्लांट्स को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किया, महत्व दिया। तो ये बहुत ही भाई, हमारी जो साइंस है, एंशिएंट साइंस जो है इंडिया की, उसकी कोई जोड़ तोड़ कुछ नहीं है, उसका मुकाबला ही नहीं है। तो चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो चलो नेक्स्ट एक्टिविटी है 5.2 एक्टिविटी, और इसमें क्या ले लेना है, दो बेल जार ले लेना है। बड़े सुंदर से दिखते हैं, देख लो जरा। तो बेल जार ले लेने हैं। बेल जार के बाद क्या लेना है, दो पॉटेड प्लांट्स फिर से ले लेने हैं। उनको साथ ही साथ पता है क्या लेना है इसमें, बड़ा यार मेरे को तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता था जब मैं स्टूडेंट था, कि वैसलीन लेनी है। तो वैसलीन से क्या करने वाले हैं हम, बेल जार को सील कर देने वाले, नीचे से वैसलीन लगा देने वाले हैं, सो दैट उसके अंदर एयर का आना जाना ना हो पाए। एक बार जिस कंडीशन में रख दिया तो सील पैक कर दिया, उसके बाद वो वैसी ही कंडीशन में रहेगा। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों बेल जार में ना एक जगह पे वॉच ग्लास लेना है। वॉच ग्लास मतलब ये ऐसी एक प्लेट ले लेनी है, जो जैसे अपने चाय वगैरह पीते हैं उसकी जो प्लेट होती है ना, तो वैसी प्लेट ले लेनी है, उसको वॉच ग्लास बोलते हैं। उस वॉच ग्लास में क्या रख देना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो एक प्लांट में आपको क्या करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लांट के बाजू में रख देना है आपको साइडवेज में, और दूसरे में नहीं रखना है। ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। दोनों में बेल जार रख देने हैं और दोनों को वैसलीन से सील कर देना है। एक में KOH रख देना है, दूसरे में KOH रखना नहीं है। फिर क्या करना है, इन दोनों को सनलाइट में रख देना है, 2 घंटे के लिए सनलाइट में रख देना है। उसके बाद क्या करना है, देखो क्या होने वाला है, एक जो बेल जार था जिसमें KOH रखा था, तो उसमें जो अंदर एयर थी उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो KOH क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगी
और कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगी। याद करो मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक रिक्वायर जो है वो रिक्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की भी है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी नहीं, जितनी थी उतनी चलो थोड़ा थोड़ा वो यूज कर लेगा प्लांट, पर पूरा 100% कार्बन डाइऑक्साइड जब खत्म हो जाएगा उसके बाद वो बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। शुरू शुरू में जो थोड़ा बहुत कर लिया वो कर लिया उसने, उतनी जगह पे स्टार्च बन जाएगा, स्टार्च आ जाएगा, मतलब फूड बन जाएगा प्लांट का, और फिर बाद में क्या होगा, वो टोटली वो प्रोसेस रुक जाएगी। जबकि दूसरा जार जहां पे हमने क्या किया था, ऑलरेडी सब कुछ सेटअप ऐसा ही था, सिर्फ KOH नहीं रखा था, ठीक है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होगी। सो व्हाट वी विल डू, वी विल अलाउ बोथ द बेल जार्स टू बी इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स एंड देन एक अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि भरपूर उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। कौन सा, सपोज बेल जार A और बेल जार B जिसमें हमने KOH रखा था, उसमें एक लिमिट के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो आप बताओ मुझे, स्टार्च किस में ज्यादा बनेगा, बेल जार A में बनेगा या B में बनेगा? हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने सही बोला था या नहीं बोला था, लेट मी नो अबाउट इट। तो मैं बता रहा हूं आपको, चलो आई विल रिवील द आंसर। तो बेल जार A में बहुत जबरदस्त फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट है ही, और बेल जार B में कम प्रेजेंट थी पहले और बाद में तो बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि KOH ने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। तो फिर से आप क्या करोगे, 5.1 एक्टिविटी रिमूव करोगे, मतलब 5.1 एक्टिविटी को रिपीट करोगे, और उसमें क्या किया था, प्लग करोगे, फिर लीफ प्लग करने के बाद ट्रेस कर लोगे, ट्रेस करने के बाद क्या करोगे, बॉइलिंग वाटर में डाल दोगे, फिर अल्कोहल में डाल दोगे, उसके बाद आप आयोडीन सॉल्यूशन में डाल के चेक करोगे कि कहां कहां स्टार्च बना, और इस एक्टिविटी में पर्टिकुलरली कितनी मात्रा में बना, कितने अमाउंट में बना। So the quantity of starch will be much more in bell jar A where there was no KOH present, and in bell jar B when there was a KOH which was absorbing carbon dioxide, so less amount of starch was produced, and वो चीज हमें आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करने से पता चल जाएगा। ब्लू ब्लैक स्पॉट्स बहुत ज्यादा और डार्क दिखेंगे हमें A में, A की लीफ में, जबकि B में ऐसा होगा नहीं। तो ये एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या होने वाला है, ये एक्टिविटी का कंक्लूजन होने वाला है कि जब जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी तब तब फोटोसिंथेसिस होगा, जब जब वो नहीं होगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Or in the other words we can say carbon dioxide is an essential component for the photosynthesis to happen। तो फ्रेंड, मुझे लगता है कि आज की क्लास को मैं यहीं पे कंक्लूड कर देता हूं। आई होप आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, और नेक्स्ट क्लास में बड़े दिग्गज टॉपिक आने वाले हैं। पता है ना क्या, वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, और फिर वो जो हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस है, पूरा वो फूड इनटेक जो हम कर रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन मैं जिसकी बात कर रहा हूं, क्या होता है नेक्स्ट क्लास में बताता हूं। साथ ही साथ हम मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में रह गए हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइफ प्रोसेस में हार्ट का, किडनी का, सबका पढ़ाई करवाऊंगा मैं, ठीक है ना, सबका बदला नहीं लूंगा, पढ़ाई करवाऊंगा। तो हार्ट का फंक्शन, किडनी का, किस तरीके से लीवर काम कर रहा है, ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन की सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, असिमिलेशन हो रहा है, इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं, डाइजेशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट। जाते जाते अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ कमेंट करो, मुझे पता चले कि मेरे कौन कौन से नगीने, कौन कौन से हीरे ये लेक्चर देख रहे हैं। और फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, और विद्या ददाति विनयम। तो इसीलिए आपको शेयर करना है अमंग योर फ्रेंड सर्कल्स, अमंग स्टूडेंट्स, टू जो आपको लगता है कि इनको जरूरत है, इनको मजा आ जाएगा ये क्लास में, तो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हैव अ ग्रेट डे।